मेरा मौजू ये दो हदीसें हैं। पहली हदीस जो है ये बुखारी की 6472 हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा हदीस को सुनते हुए एक बात को मद्देनज़र रखिएगा कि इस कायनात, इस दुनिया की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके रिकॉर्ड्स अभी तक 10,000 साल के शवाहिद मिलने लग पड़े। उसमें से एक हिस्सा 5,000 साल का है जिसको ट्रैक और ट्रेस करना बड़ा आसान है। अगर आप कभी किसी आर्कियोलॉजिस्ट से मिलें तो वो कहेगा कि हमारे पास शवाहिद तो 35,000 साल पुराने भी हैं, लेकिन उन पे यकीन नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे जैसे ज़माना बदलता है और ये शवाहिद 10,000 पहले से शुरू होके फिर 5,000 साल तक आते हैं तो इन पे ट्रस्ट बढ़ जाता है। लिहाजा हदीस को सुनते ये जहन में रखिएगा कि मेरा ये कामिल ईमान है और हर मोमिन का इस बात पे ईमान होना चाहिए कि दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आज तक सारी दुनिया की दानिश को जिस शख्स के कदमों पे निसार किया जा सकता है वो मेरा रसूल है। दूसरी गुजारिश आपसे कर दूं, ये हदीस को सुनते जहन में रखिए। अगर मैं बुकला के सामने किसी माजी के मुस्तनद वकील का, जज की कोई कोटेशन या जुमला सुनाऊं तो आप कहेंगे शाह साहब आपने कमाल किया, और आपने एक रेफरेंस के लिए एक मजबूत नुक्ता वो पेश कर दिया। मैं किसी ज़माने में क्योंकि जुडिशल एकेडमी पढ़ाता रहा हूँ तो मैं अक्सर जुडिशरी की क्लासेस में कहता था, देखिए मैं जजों को कानून का तो नहीं बता सकता लेकिन मुझे मेरे शोबे का कुछ थोड़ा सा इल्म है। इस तरह वकला को मैं वकालत तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मेरे शोबे में मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ मैं आपके सामने वो अपनी कम मायगी का इजहार थोड़े से इल्म से करना चाहूँगा। हदीस सुनाने से पहले हुज़ूर वाला, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में चीज़ों को, अशिया को मापना एक तरफ, इंसानों को मापना कि इंसानों ने क्या किया, ये सवाल सोक्रेटिस से शुरू हुआ और चलते चलते 1979 में माइकल हार्ट तक पहुँच गया। और माइकल हार्ट जब दुनिया के सामने दी 100 को रखता है, वो किताब जिसमें बताता है कि इंसानी तहजीब में सबसे ज़्यादा तहजीब और तमद्दुन में अगर किसी शख्स के, एक शख्स के आने से फ़र्क पड़ा है तो दी 100 में पहला नामे नामी मेरे रसूल का है। आप यकीन कीजिए उस ज़माने में हर तरह के रिलीजन से क्रिटिसिज्म आया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो क्राइटेरिया क्या है? वो कहता है मैंने इतने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, इतने कम रिसोर्सेज के साथ दुनिया की तहजीब में इतना बड़ा फ़र्क डालने वाला सिर्फ देखा है तो आमना का लाल देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर वाला, इस सब बातों को मद्देनज़र रख के हम न्यूटन की बात सुन लेते हैं, हम किसी जज साहब की बात सुन लेते हैं। हदीस को इस तनाजुर में जहन में रखिएगा कि कायनात के सब इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान की बात आप सुनने जा रहे हैं। और हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे जो हिसाब के बगैर ही जन्नत में चले जाएंगे। सनद को अल्लाह के रसूल दे रहे हैं, 70,000 लोग ऐसे। मुस्तनद हदीस है। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करते, ना शगुन लेते हैं, और अगला जुमला और अपने रब पे तवक्कल करते हैं। दूसरी हदीस भी सुन लीजिए। एक शख्स, एक साहबी पेश हुआ, ये तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस का नंबर है 2517। अल्लाह के रसूल के सामने साहबी पेश हुआ, कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं ऊंट को बांधूं फिर तवक्कल होगा या खुला छोड़ दूं और अपना काम करूं तब तवक्कल होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बांधने के बाद तवक्कल शुरू होगा, यानी अपनी एफर्ट मुकम्मल करने के बाद तवक्कल। अब हुज़ूर वाला, ये दोनों हदीसें सुना के मैं आपसे अर्जी पेश करना चाहूँगा कि जिस नामे नामी को और जिस तस्वीर को आप अपने हर दफ्तर में देखते हैं, मैं इसको वकील मानता हूँ। मैं जिस वकील की कहानी आपको सुनाने लगा हूँ, ये तारीख के 570 असबाक में से एक सबक है जना की लाइफ का। हर वकील यहाँ जितने बैठे हैं, हर प्रोफेशन के कुछ टैक्टिस हैं, पॉजिटिव वर्ड, जिससे आप देखेंगे इस क्लाइंट को मैंने लेकर कैसे चलना। और हर वकील को, कॉम्पिटेंट वकील को, यह पता होता है कि जो केस है ये असल में क्या है। उसको पता होता है मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो दुनिया के सामने लाख कह ले मैं नेकी कर रहा हूं, लेकिन उसे पता होता है ये मेरी रोटी है, ये नेकी है, ये मेरी आखिरत है, ये दुनिया है, ये दिखावा है, ये क्या है, उसको पता होता है। जना के सामने केस आता है और वकालत के अयाम में आप अंदाज़ा लगाते हैं, अब अंदाज़ा लगाइए, बाबा कौम
मैं उस शख्स की कहानी सुना रहा हूं जिसने आने वाले दिनों में, जिसके हाथ की तकदीर पे सिर्फ उसकी तकदीर नहीं लिखी थी, आपकी मेरी तकदीर भी लिखी हुई थी। पाकिस्तान बनने जा रहा था और जनाब उस वक्त केस को देखते ही अंदाजा लगाते हैं कि ये 10 पेशियों का केस है। कितनी पेशियों का जी? एंड फॉर यू वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, उस जमाने में जो फीस थी वो आज की फीस को भी जरा कंपेयर कीजिएगा। अगर हम 100 साल पीछे चले जाएं तो 100 साल पहले जाके अंदाजा लगाइए 100 रुपए की वर्थ क्या थी, 500 रुपए की वर्थ क्या थी, 1000 रुपए की वर्थ क्या थी और 5000 रुपए की वर्थ क्या थी। तो जना अंदाजा लगा लेते हैं कि ये केस 10 पेशियों में खत्म होगा। लेकिन जब वो केस कंटिन्यू होता है तो वो 6ठी पेशी पे केस खत्म हो जाता है, यानी फैसला आप जीत जाते हैं। अब इधर आप तैयार बैठे हैं कि जो 4 पेशियों के पैसे हैं, क्योंकि कैलकुलेट किया हुआ था, प्रोएक्टिव इंसान थे, स्ट्रेटजी बनाने वाले थे। आज जो दुनिया में स्टीफन और कुए की किताबें हैं कि दुनिया के मौसर तरीन लोग क्या होते हैं जी? प्रोएक्टिव होते हैं। वो पहले से भांप लेते हैं, वो घड़ी उतार के पहले रख देते हैं कि मैंने घड़ी यहां रखनी है, फिर बात करनी है। तो जना ने पहले भांप लिया कि ये तो 10 का है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी आप 4 पेशियों के पैसे रख के बैठे थे, तो जिनका केस था वो साहब मिठाई तोहफे लेकर आ गए। आपने कहा ये क्या है? शख्स ने कहा कि ये वो इनाम और शुक्रिया आपका। आपने कहा 2 बातें सुन लो, एक तो मैं शुक्रिया वसूल नहीं करता, आई एम अ प्रोफेशनल मैन, इसका शुक्रिया अपने पास रखो और ये पैसे बकाया ले लो। उसने कहा जी किस चीज के पैसे? आपने तो डन किया था। जिन्हों ने फरमाया मैं बताना भूल गया था, मैं पर पेशी ये चार्ज करता हूं, मेरा अंदाजा ये था कि 10 पेशियों में काम खत्म होगा, ये 6 में खत्म हो गया, बाकी के रख लो। हुजूर वाला मैं बताना चाह रहा हूं ये तवक्कल मेरे जना के पास था, ये आज के वकील के पास क्यों नहीं है? मैं स्पेसिफिक नहीं, मैं जर्नल कर रहा हूं, हर्ट ना हो जाइएगा प्लीज। ये क्यों नहीं आज के वकील के पास तवक्कल? जो चीज खत्म हो सकती है उसको खत्म करके आगे चलना चाहिए। ये क्या अजब अचंबा है कि एक वकील पाकिस्तान बना रहा है और आज का वकील वो केस लटकाना चाह रहा है। बल्कि कहा जाता है, मेरे एक बड़े मोहब्बत करने वाले लाहौर में वकील हैं, वो रिजवान साहब के भी बहुत ही करीब है, हमारे भतीजे भी हैं और किसी जज साहब के साहबजादे भी हैं। वो एक दिन कहने लगे शाह साहब कुछ लोग, कुछ वकील दोस्त, भाई मोहब्बत से बात कर रहे हो, बुरा ना मनाइएगा, वो कहते हैं कुछ वकील दोस्त इंसाफ लेने अदालत में जाते हैं, कुछ सिर्फ डेट लेने जाते हैं। जुरे वाला डेट लेने वो जाता है जिसका तवक्कल नहीं है। एक बात ईमान से यकीन से याद रखिए, आपका रिस्क ना क्लाइंट के पास है, ना उस मुकदमों की वजह से है, ना क्लाइंटेज की वजह से है, राज़िक है रब। अगर आप कंपिटेंट वकील हैं, मैं कंपिटेंसी, तवक्कल शुरू कहाँ से होता है? 3 हिस्से हैं तवक्कल के। कंपिटेंट वकील, मैं कंपिटेंट वकील की तो चलो मिसाल दूं, फिर बायसेस पैदा हो जाएंगे इस रूम में। मैं कंपिटेंट ENT के डॉक्टर की बात करता हूं, एक सर्जन की बात करता हूं। मुझे एक दफ़ा एक ENT के सर्जन से वास्ता पड़ गया, मुझे बच्चे की आंख चेक करवानी थी। जज साहब 3 माह बाद का वक्त मिला, 3 माह बाद का, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुझे शर्म आती है वो वकील से, उस वकील के हाल अहवाल से जो कहता काम नहीं है। सर काम आता नहीं है, काम आता हो तो लाइनें लगी होती हैं, काम आता हो तो 3 महीने बाद का वक्त मिलता है। तो मुझे किसी वकील से भी वक्त लेने का मौका मिला, किसी अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए। उन वकील साहब ने मुझे कहा, कॉर्पोरेट के वकील थे, उन्होंने कहा जी मैं 1.5 घंटे का 5 लाख रुपए लेता हूँ। हमने पे किया, क्योंकि ठीक है वो ब्रांड होंगे, लेकिन हमें काम था। मैं आप सबसे गुजारिश करूं, तवक्कल सीखना 3 तरीके हैं। पहला, अगर आपका तारुफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से है कि रब है क्या, तो तवक्कल पैदा होता है पहले। दूसरा, तवक्कल की वजह यह है कि आप बेकार महज नहीं है, आपके यहाँ होने और आपके वजूद का ननकाना में होने की कोई सॉलिड रीजन जरूर है। जो आपके सामने केस लिए बैठा, मैं ये वाकया लून साहब को शायद पहले सुना चुका हूं कि नहीं, हमारे एडिशनल सर्जन थे, लाहौर में पोस्टेड थे। जुडिशरी में पोस्टिंग का भी पूरा सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी में भी सिस्टम है। आजकल तो CM नए आ गए हैं तो नई लिस्टें बन रही हैं, ब्यूरोक्रेट सारे शफल होने लगे हैं। तो मैंने बैठते पूछा कि सर उसका असर कोई हमारी जुडिशरी पे तो नहीं पड़ता? सर ने कहा नहीं, उधर एक और निज़ाम है। तो हमारे एक एडिशनल सेशन जज लाहौर पोस्टेड थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ सर, चैलेंज आया, उनकी पोस्टिंग अहमदपुर शर्किया होगी।
वो बड़े मुश्किल में मेरे पास रोते पिटते आए, शाह जी की हो गया। मैं कहा जी कोशिश करते हैं, कोई जो कोशिश की जा सकती थी जी, कुछ नहीं हुआ। 1.5 माह के बाद हैरान कुन बात, उन जज साहब की दोबारा पोस्टिंग हो रही। यानी पहले तो इस तरह अब्रप्ट अचानक अहमदपुर शर्किया और फिर वापस 1.5 माह में आना। सर की सर्विस है 20-25-30 साल की, मैं गारंटी से कहता हूं जितने जज बैठे, रन साहब बैठे हैं, बाकी अचानक इस तरह कैसे हो सकता है। वाकई के वापस आने के 15 दिन के बाद मेरे पास आए, कहें शाह जी देखो अल्लाह ने करम की, तो बच्चों की स्कूलिंग का भी मसला था, अल्लाह ने सुन ली, वापस आ गया हूं। लेकिन शाह जी एक कमाल काम हुआ है, ये वहां के चक्कर के बाद जब वापस आया हूं तो अजीब बात है, अल्लाह ने जिंदगी में बरकत बढ़ा दी। मैंने कहा जी कैसे बढ़ा दी? कहते समझ नहीं आ रही। मैंने कहा जी मैं आपको गारंटी से कहता हूं उस 1.5 माह के पीछे, उस कुछ अरसे के पीछे, वो जो पोस्टिंग आपकी रही है उसके पीछे कोई हिकमत जरूर थी। याद करें, जज साहब ने थोड़ी देर सोचा, रोने लग पड़े और नम आंखों के साथ एक बात कही, शाह जी उधर एक दिन एक बाबा आया था, वो बेगुनाह था, और मैंने उस दिन मेहनत करके फाइट करके जब उसको रिहाई का ऑर्डर दिया तो वो अदालत से बाहर नहीं गया, उस ठंडी जमीन पे माथा जमीन पे रख के उसने कहा या बारी ताला जज नू रंग ला दे। सर बंदा रोटी नहीं लेने जाता, दुआ लेने भी जाता है किसी जगह से। जिसको दुआ कमानी आ जाती है ना, उसको क्लाइंट की परवाह नहीं रहती, वो कहता आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज दी खुदा की पहचान, रब का तारुफ, दूसरी चीज आपकी काबिलियत, और तीसरी चीज आपको बता दूं वो हमें इकबाल ने सिखाई, वो है बेतनाई। जब छोड़ ही जाना सारा कुछ, यहाँ पर वकील साहब जितना मर्जी मैं इकट्ठा कर दूं, आप कर दूं, जाना फिर खाली हाथ। कितने आए कितने चले गए। इस ननकाने के कब्रिस्तान में कब्र पे एडवोकेट समथिंग कुछ लिखा हो, या गुजरात के कब्रिस्तान में कासिम अली शाह मारूफ ट्रेंडर लिखा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब आए और चले ही जाना है तो फिर किसी को लाइन में खड़ा करके ताड़ी मार उड़ाना, बाहू असी आप ही उड्डन हारे हो। चले ही जाना है तो झगड़ा कैसा। हजूर वाला मैं लेक्चर यहाँ खत्म करूंगा।